How many patients come to you and told that from 6 and more months they are taking the treatment with you but still they are not getting effective results? जो मल्टीपल जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब अपना अपना प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं विद डिफरेंट मेडिकेशंस. एज अ पेशेंट मैं किस पे ट्रस्ट करूँ? When and why does Ayurveda fails? Good morning everyone. Today we have Dr. Pradeep Sharma ji with us, who holds 15 plus years of experience into Ayurveda industry and cured hundreds of patients who are suffering from multiple diseases. Today's episode is going to be very special because we are going to talk about myths, misconceptions and what is the real truth behind Ayurveda treatment. So firstly, thank you so much Pradeep ji for joining us. Thank you Puneet ji. My first question would be how many patients come to you and told that from 6 and more months they are taking the treatment with you but still they are not getting effective results? Basically, time frame cannot be managed and discussed when it is about the treatment. क्योंकि देखिए, अगर हम एक टाइम फ्रेम में ही सब कुछ करना चाहते हैं तो जहाँ एलोपैथी की बात कर रहे हैं हम लोग या किसी भी ट्रीटमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, पुनीत जी वास्तविकता ये है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका एक टाइम फ्रेम में इलाज संभव हो. थायराइड के पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि उम्र भर दवाई लेनी है. हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये कहा जाता है उम्र भर दवाई लेनी है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि आपको उम्र भर दवाई लेनी है. तो इट इज़ नॉट अबाउट द फेलियर विद इन द टाइम फ्रेम. जहाँ तक ट्रीटमेंट के फेल होने या ट्रीटमेंट के सक्सेस होने का जो विषय रहता है, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट. एंड आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि जैसे एक रोगी होता है वैसा ही एक शिष्य होता है. एजुकेशन और हेल्थ इंडस्ट्री पैरेलल हैं. एक टीचर पढ़ा सकता है और स्टूडेंट को मेहनत करनी होगी तभी वो सक्सीड करेगा. दूसरी तरफ क्या है पुनीत जी, यहाँ पर जो समस्या आती है, पेशेंट मेहनत नहीं करना चाहता. इफ इट इज अबाउट द डाइटरी रिकमेंडेशंस, सर मैं समोसे तो खा सकता हूँ ना, सर मैं गोलगप्पे तो खाए बिना नहीं रह पाऊंगा. या छोटा सा एग्जांपल है, हाइपर एसिडिटी हो रही है और हम अगर ये कह रहे हैं कि आपको सुबह उठते ही चाय नहीं लेनी है. हाँ. क्योंकि देखिए, आयुर्वेद जब ट्रीटमेंट की बात करता है ना, तो बेसिकली फर्स्ट जो एक कमांडमेंट हमें मिलती है वो है कि आपको जो डायग्नोस्टिक रीजंस हैं, उसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, उनको अवॉइड करना होगा. अब सुबह उठते ही चाय पीना सामने वाले की मजबूरी है, वो इलाज नहीं चाह रहा, वो दवाई चाह रहा है. तो उस कंडीशन में बेशक आयुर्वेद फेल हो जाए. क्योंकि आयुर्वेद की फेल और पास का जहाँ तक मेरा अनुभव है, 17-18 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, मुझे जो चीज़ लगती है कि जितना पेशेंट उस चीज़ को फॉलो अप करता है और जितना अच्छे से उसको फॉलो करके ट्रीटमेंट को प्रोसीड करता है, उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. और 6 महीने भी नहीं लगते, उससे पहले भी पेशेंट ये कह देता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब दोबारा ये दिक्कत नहीं. So key is like you have to follow that routine that exactly is prescribed. Not alone the diet, even the lifestyle and the medication also. Exactly. कई बार जैसे एंटीबायोटिक्स के साथ एक एग्जांपल अक्सर दिया जाता है हिंदुस्तान में कि अगर किसी डॉक्टर ने कहा 5 दिन एंटीबायोटिक लेना है, हिंदुस्तानी 3 दिन लेंगे बस. हाँ, कि तो वो अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरा काम चल गया, अब मुझे कुछ नहीं लेना है. तो वो चीज हर एक साइंस के साथ है. इट्स नॉट अबाउट आयुर्वेदा और एलोपैथी और होम्योपैथी. इट इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम विद द माइंडसेट ऑफ द पीपल बेसिकली. तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई साइंस फेल होती है. और जहां अपने ये कहते हैं आयुर्वेद फेल हुआ, आयुर्वेद नहीं, वो एज ए साइंस देखना पड़ेगा हमें उसे कि वो साइंस है और साइंटिफिक पैरामीटर्स में उस चीज को हमें फॉलो करना है. तो अगर हम फॉलो करते हैं तो कोई इस तरह की चीज नहीं होती कि पेशेंट को रिजल्ट ना मिले. एग्जैक्टली. एंड वो लाइक आई थिंक प्रॉपर ट्रैकिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है. सो लाइक जब वो बोल रहे हैं कि यार 6 मंथ्स मैंने रिजल्ट लिया बट स्टिल मेरे को कुछ यार बेनिफिट नहीं मिला, तो मे बी इट्स नॉट ओनली अबाउट द ट्रीटमेंट, व्हाट सराउंडिंग, लाइक आप लाइफस्टाइल क्या रख रहे हो, आप डाइट क्या मेंटेन कर रहे हो, दैट व्हाटएवर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू यू, कि आप वो सब कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हो. नहीं, उसमें एक चीज और आ जाती है. बेसिकली हम लोग कई बार पेशेंट आके हमें जो डायरेक्टली बोलता है ना, वो ये बोलता है कि मैं 6 महीने से दवाई खा रहा हूँ. हाँ, वही दवाई खा रहा हूँ, किसकी प्रिस्क्राइब की हुई? मेक सेंस. वो इंटरनेट से कोई आर्टिकल पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ के और वो दवाई लेने लग जाता है. बेशक वो अश्वगंधा का पाउडर ले रहा हो या कोई भी चीज ले रहा हो, उसको ये नहीं पता कि ये लेना है या नहीं लेना है. तो उसको साइंस का फेलियर नहीं मान सकते आप. बिल्कुल. वो फेलियर कहीं है ही नहीं बेसिकली, क्योंकि वो उसने आयुर्वेद नहीं फॉलो किया है, उसने एक प्रोडक्ट खरीदा है. 2 अलग अलग चीजें हैं. हाँ, एक है इलाज, एक है दवाई. लोग दवाई लेना चाहते हैं, इलाज नहीं करवाना चाहते हैं. एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सम मेडिसिन, सम प्रोडक्ट, चाहे वो पंचकर्मा हो या मेडिसिन हो. उनको एक प्रोडक्ट चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दीजिए एंड आई विल बी परफेक्टली फाइन. सो दैट डजंट हैपन बेसिकली इन आयुर्वेदा स्पेशली. मेरे हिसाब से कहीं नहीं होता है. आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो वो आपको आई थिंक शॉर्ट टर्म आपको रिजल्ट्स दे देगा, बट लॉन्ग टर्म में वो वापस आपको कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करेगा. बिल्कुल है.
वो इलाज नहीं है, वो क्विक फिक्सेस हैं। और क्विक फिक्सेस कभी भी, देखिए एक बीमारी क्यों होती है, जब हमारा एक सिस्टम है, नेचर ने हमारा एक सिस्टम बना के दिया, उस सिस्टम में कोई इंटरफेरेंस आ जाए, कोई व्यवधान आ जाए, जब वो व्यवधान आएगा तो वो चीजें बिखरेंगी। दिस इज समथिंग लाइक हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं मोबाइल पे, अब पीछे से इंटरनेट नहीं आ रहा और मैं मेरे मोबाइल को दोष दे रहा हूँ, हाँ सही। तो वो चीज भी है। आपको उसको सही करने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी को भी चेक करना होगा। तो आप जब तक रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे तो वो कॉज पे काम किए बिना वो चीज ठीक नहीं हो पाती है। तो वो सबसे बड़ी समस्या है पेशेंट्स के साथ और एक माइंडसेट के साथ। बिल्कुल कि मल्टीपल फैक्टर्स है, Exactly. तो एक पर्टिकुलर चीज पे वर्क कर रहे हैं, देन ओनली यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स जो आप एक्सपेक्ट करते एग्जैक्टली। जैसे आजकल होलिस्टिक की बात करते हैं बहुत ज्यादा, मुझे क्या लगता है मल्टीपल लेयर्स हैं ह्यूमन बॉडी के। ऑब्वियसली हम लोग अभी तक सोल, माइंड, बॉडी 3 लेयर्स पे ही बात करते रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी बायोमोलिकुलर एक्टिविटीज हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। दिस इज समथिंग लाइक व्हाट दे कॉल गॉड पार्टिकल राइट नाउ, कि वो एक नया पार्टिकल है जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है बट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो वहां पर वो सारे के सारे लेयर्स पे एक साथ काम नहीं हो सकता। आपको अलग अलग लेयर्स पे तो काम नहीं करना, आपको एज अ होल लेना है। तो ट्रीटमेंट यूनिडायरेक्शनल या सिंगल डायमेंशनल नहीं हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल होगा। उसके डायमेंशंस इतने ज्यादा हैं कि आपको हर एक डायमेंशन पे काम करना होगा। इफ इट इज अबाउट द माइंड, किसी को एसिडिटी हो रही है सिर्फ और सिर्फ तनाव या चिंता से, और मैं उसको एंटासिड दे रहा हूँ पेट में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि एसिड बनना क्यों शुरू हुआ, मेक्स सेंस, रूट कॉज। हाँ, वो चाय पीने से है तो चाय पीने वाली चीज का समाधान करें, उसके लाइफ में कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन हो कि जिससे उसे चाय से खुद को लगे कि हाँ यार छोड़ना। और दूसरी समस्या यहाँ ये है कि पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन है ना, आयुर्वेद बेसिकली आता है ट्रेडिशनल रूट से। बिल्कुल, ट्रेडिशनल रूट से आने वाली चीज में लोगों में आपस में कम्युनिकेशन था डायलॉग से, अब उल्टा हो रहा है, डायलॉग्स नहीं है। पेशेंट आता है, वो एक डायग्नोस लेके आता है गूगल से पढ़ के कि हाँ मुझे ये बीमारी हुई है और मुझे ये दवाई चाहिए, अब डॉक्टर क्या करे, ना तो उसके लाइफस्टाइल का पता है, ना उसके किसी और चीज का पता है, वो बस एक दवाई पे ही डिपेंडेंट रहना चाहता है कि प्रिस्क्राइब कर दो बस किसी तरह से कुछ मुझे। तो इसलिए मैं उसे साइंस का या आयुर्वेद का फेलियर तो नहीं कहूंगा, वो फेलियर बेसिकली म्यूचुअल है, वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में है। आप पेशेंट से कितना अच्छे से जुड़ते हैं, पेशेंट से कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं चीजों को, और उसे कितना साथ में लेके चलते हैं, बिकॉज इट्स अबाउट होल्डिंग ए हैंड, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग समथिंग ऑन पेपर। तो वो चीज है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लाइक मैंने भी लाइक अभी फर्स्ट टाइम ये चीज रियलाइज करी, बिकॉज रूट कॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बिकॉज एसिडिटी के भी 100 रीजंस हो सकते हैं, बट आप लाइक एसिडिटी बोल के उसकी मेडिसिन नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, I think that is really good. And like when we compare to like allopathy test and diagnosis, so like and when we talk about Ayurveda, so like Ayurveda में diagnosis like कितना accurate है, इस पर आप कुछ कर पाओ कि जैसे कुछ बता पाओ, जैसे allopathy में test and other treatments होते हैं to diagnose that particular disease. So how does that works in Ayurveda? देखिए अगर एलोपैथी की बात करें ना, मॉडर्न साइंस की जैसे आपने बात की, वेस्टर्न साइंसेज कह लीजिए, बेसिकली उसमें भी डायग्नोस्टिक टूल्स बहुत रिसेंट आए हैं। एमआरआईज कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से एमआरआईज हमारे पास अवेलेबल थी या हमारे पास पैट स्कैन्स बहुत पहले अवेलेबल थे, लेकिन डायग्नोस तो पहले भी हो रहा था ना। एग्जैक्टली। मैं इसका 2 तरीके से जवाब देना चाहूंगा। एक तो वो जो डायग्नोसिस मशीन्स के द्वारा किया जा रहा है, क्या उसकी कोई वैल्यू है? फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है जिसको पैरालिसिस हुआ है, उसके ब्रेन में क्लॉट बना है, हमें पता है, और उसके किस साइड में पैरालिसिस है वो पता लग जाता है कि उसके विपरीत दिशा में, यानी उल्टी साइड के ब्रेन के हिस्से में उसको कोई ना कोई क्लॉट मिलेगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब ये पता है, अब हम सीटी स्कैन से क्या वेरीफाई कर रहे हैं? हम लोकेशन ऑफ क्लॉट ही तो कर रहे हैं ना वेरीफाई। रूट कॉज तो नहीं पता लगा, रूट कॉज नहीं पता, एक चीज। दूसरी चीज, हमारा ट्रीटमेंट थोड़ी बदला, हमारा ट्रीटमेंट भी नहीं बदला उसमें। तो ये कहना कि इफ यू हैव बिग मशीनरीज अलोंग विद यू, यू आर मोर कैपेबल, वो नहीं होता है। आप इक्विप्ड हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी कैपेसिटी नहीं डिसाइड करता है, एक चीज है। दूसरी चीज है, जो इंजीनियरिंग टूल्स अभी इंजीनियर्स ने बनाए हैं, थैंक्स टू इंजीनियर्स, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज अ टॉप नॉच इंजीनियर वर्किंग इन गूगल। वंस ही सेड टू मी कि जिस दिन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देंगे तो आप ये मानिए कि हॉस्पिटल शट डाउन कर जाएगा। बिल्कुल।
क्योंकि हॉस्पिटल में अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रोबोटिक सर्जरीज की बात कर रहे हैं, प्रिसीजन ऑफ मशीन्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं। द फर्स्ट लाइन व्हाट आई रेड इन अ मॉडर्न मेडिसिन बुक वाज मेडिसिन इज एन आर्ट, कला है वो। एक अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है ना, शफा है इसके हाथ में, वो शफा नहीं है, वो हैंड होल्डिंग की कैपेसिटी है। हाउ वन इज होल्डिंग द हैंड एंड हाउ मच यू बिलीव इन दैट। बिकॉज मेडिसिन के दो बेसिक जो इंग्रेडिएंट मैं मानता हूँ वो है होप और फेथ। आपको होप कहाँ से मिलती है और आपका फेथ कहाँ है? यार पीपल जो ये कहते हैं कि मैं फलाने के पास गया, उसने झाड़ा दिया, मैं ठीक हो गया, दैट वी नो साइंटिफिकली एज प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो है क्योंकि उसको व्यक्ति को एक फेथ था, होप था कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हुआ मेरे साथ, ठीक है ना। अब वो प्लेसिबो ने काम किया, वो काम क्यों किया? क्योंकि आप साइकोलॉजिकली आप में कोई बीमारी थी ही नहीं, आप उस सिम्टम को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, और जैसे ही आप वहां गए आपका फेथ इतना बड़ा हो गया कि आपकी बॉडी की जो स्पिरिचुअल हीलिंग है ना, इंटरनल हीलिंग है, उसने सारा काम कर दिया। तो हमें लगता है कि शायद वो चीज काम कर गई, लेकिन वास्तविकता ये वो प्लेसिबो ही है। दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट अ मॉडलिटी। और आयुर्वेद ऐसा कहीं नहीं कहता है कि ऐसा झाड़ फूंक करने से या इस चीज से कुछ ठीक हो जाएगा। एक तो ये विषय हुआ। अब दूसरा डायग्नोस्टिक टूल्स की जहां तक बात आती है, जिसमें कह रहा था इंजीनियरिंग टूल्स है ना, बिल्कुल, दीज आर नॉट मेडिकल टूल्स। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, वो इमेज मैं भी तो देख सकता हूँ ना। वो किसी की साइंस की अपनी एक कोई कस्टोडियन नहीं हो सकता उस चीज का, कि ये व्यक्ति उस चीज का कस्टोडियन है और यही उसको यूज करेगा। मेक सेंस, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस का जो पहला बेस जो एक क्लिनिशियन के तौर पे जो मुझे समझ में आया, जैसे क्लिनिकल मेडिसिन की जितनी भी बुक्स हैं वो उन्हीं की बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। आपको बुखार है, हाथ लगाने से पता चल रहा है आपको 104 बुखार है। बिल्कुल। आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बदलता है? आयुर्वेद भी ये कहता है जब बहुत तेज बुखार बढ़ जाए, ज्वर की गति बहुत तेज हो जाए, तो आपको क्या करना है? ठंडे पानी से स्नान कराना है, चंदन का लेप करना है। वही हम कर रहे हैं ना, स्पंजिंग ही तो कर रहे हैं। वो चंदन उससे ज्यादा ठंडक देता है। तो वो काम वही है कि बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन करना है हमें उस टाइम के लिए। तो मुद्दा क्या है कि ये जो डायग्नोस्टिक टूल्स के बेस पे ये कहा जाता है कि आयुर्वेद के पास ये टूल नहीं है। देखिए किसी भी क्लिनिशियन के पास मेरे हिसाब से आत्मीयता वाला टूल अगर है ना, हैंड होल्डिंग की कैपेसिटी है, देन इट वर्क्स फार बेटर देन एनीथिंग। और जैसे मैंने कहा कि इंजीनियरिंग टूल्स है और मुझे एमआरआई देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, अगर मुझे उसको देख के ये लगता है कि ये केस मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे ना करना चाहिए। आई थिंक दैट ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टूल्स का जो काम है ना पुनीश जी, वो काम है ये डिसाइड करना कि मैं जो चीज सोच रहा हूं क्या ये वही है। उसकी वेरिफिकेशन के लिए मुझे कैलिब्रेशन के लिए कुछ तो चाहिए ना। बिल्कुल, वो कैलिब्रेशन है एक तरह का, ठीक है ना। तो हम उसको ये मान बैठे कि उसी से डायग्नोस होगा, नहीं। डायग्नोस डॉक्टर ही करे, क्लिनिशियन करे, लेकिन उसका वेरिफिकेशन आरए फैक्टर पॉजिटिव है या नहीं, या फिर सिंपल कोई आर्थराइटिस है, वो तो विनिश्चय करने के लिए कोई टूल्स हैं। और अगर टूल्स के हिसाब से वो जल्दी हो जाता है तो ट्रीटमेंट पिन पॉइंटेड हो जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई किसी की तरह का डिस्कोर्स भी नहीं होना चाहिए कि वो किसका है। दोनों पैरेलली इंपॉर्टेंट है। एक मशीन आपको खाली सिम्टम्स बता सकती है कि यार यहाँ पे इशू है, बट रूट कॉज के लिए यू नीड दैट एक्सपर्टीज, दैट प्रोफेशनल हु लाइक मॉनिटर दैट प्रॉपर्ली एंड उसके फिर क्योर में। एंड आपने वो पॉइंट बहुत अच्छा बोला, लाइक होप वाली, बिकॉज आई थिंक ये अपन ने हर स्टेज पे देखा है। लाइक अगर आप छोटे बच्चों को भी देखोगे तो उनको दवाई टॉफी बोल के खिला दी जाती है एंड वो ठीक हो जाते हैं। वो भी काइंड ऑफ होप ही क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, जबकि उनको पता नहीं बैक ऑफ द माइंड पे क्या वर्क कर रहा है। बिल्कुल है। आई थिंक हाँ, वो बहुत ही ज्यादा आई थिंक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचा, बिकॉज अपन को लगता है झाड़ फूक यार तो वेस्ट है, मतलब गलत वे में जा रहे हैं। बट ये अगर अपन इस पर्सपेक्टिव से देखें जैसे आपने बताया, तो आई थिंक ये एज अ डॉक्टर को वो होना लाइक आई थिंक बहुत बेटर चीज़ है। बट लाइक एक और जो क्वेश्चन जो आपने बताया उसी पे एक बिल्ड जो लोगों को लाइक अक्सर लाइक एज अ इफ मैं भी अपने आप को एज अ पेशेंट देखता हूँ, लाइक अभी हमारे भी होता है इशूज़। सो लाइक मल्टीपल जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब अपना अपना प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं विद डिफरेंट मेडिकेशंस। सो लाइक एज अ पेशेंट मैं किस पे ट्रस्ट करूँ? लाइक एज अ यूजर, एज अ पेशेंट वो किस पे ट्रस्ट करेगा? ये बंदा सही है, उसकी ऑथेंटिसिटी वो कैसे, मतलब वो ये डॉक्टर सही है, वो ऑथेंटिसिटी कैसे है? मैंने आपको पुनीश जी पहले एक बात कही कि एजुकेशन और हेल्थ एक जैसी चीजें हैं। बिल्कुल, ठीक है। द प्रॉब्लम इज राइट नाउ
एक 5th क्लास का बच्चा डिसाइड करने लगा है कि मेरा टीचर कैसा है। उसको नहीं पता कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एजुकेशन सिस्टम की। सेम वे हम डॉक्टर्स को जज करना चाह रहे हैं। एक तो हमें बंद करना चाहिए। आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, फोर्थ ओपिनियन लीजिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन जज करने का यहाँ पे जो मतलब है ना, कि हम ये तय करना चाहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अब मैं आपको इसके 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव बताता हूँ। एक तो एलोपैथी का, आप एक बुखार की शिकायत लेके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब कार्डियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, उसका पहला डाउट क्या है, रूमेटिक फीवर तो नहीं है, बिकॉज ही हैज रेड ओनली दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। बिल्कुल। तो वो कूद के कहां जाएगा कि भाई साहब इसके हार्ट में कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है। और दूसरा, उसी फीवर को लेके किसी और व्यक्ति के पास जाए, ऑर्थोपेडिशियन, उसे लगेगा बोन टीबी तो नहीं हो गई। दोनों में से गलत कौन है? ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है ना। लेकिन उस फीवर के जजमेंट के लिए आपको सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। पहले एक वो व्यक्ति चाहिए जो उसकी मल्टीपल लेयर्स पे देख सके। अब यहाँ पे मेरा दूसरा जवाब यहीं से शुरू हो जाता है। मल्टीपल लेयर्स की, जैसे मैंने पहले भी बात की कि मल्टीपल लेयर्स हैं ह्यूमन बॉडी में। अब मल्टीपल लेयर्स हैं तो मल्टीपल लेवल पे डिस्टर्बेंसेस भी होंगे, अलग अलग चीजें होंगी। जैसे आयुर्वेद की बीमारियों में अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे शरीर में कुछ टॉक्सिन्स बिल्टअप हो गए हैं, आम बन गया है। एक व्यक्ति उस चीज को देख रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है धातु में कहाँ दुष्टि है। वो अलग अलग डायमेंशंस को चेक कर रहे हैं, इसलिए वो प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे एलोपैथी में क्या सिस्टम है, आपको एंटीबायोटिक ही देना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। एंटीबायोटिक का कंसेप्ट या एंटीपायरेटिक बुखार उतारने का कंसेप्ट आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद का कंसेप्ट क्या कहता है कि जब आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उसके पीछे के रूट कोज को देखना। अब रूट कोज की जैसे अपने बात कर रहा हूं, बड़ा अच्छा लगता सुन के कि रूट कोज पे काम कर रहा है। नहीं बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो अच्छा लगता तो है, लेकिन उस रूट कोज को डिफाइन करने में आपके पास कई अलग अलग रास्ते हैं। आप किस रास्ते से क्या चीज, क्योंकि देखिए ये वहां तो चल जाता है जहां ह्यूमन बॉडी स्टैटिक हो। ऐसा तो है नहीं कि इस माइक की तरह स्टैटिक है। आप और मैं बात करते वक्त मिलियंस ऑफ टाइम्स हम लोग चेंज हो चुके हैं अब तक। एग्जैक्टली। बायोमोलिकुलर एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी। एवरीथिंग इज अफेक्टिंग अस, द लाइट्स, द एसी टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। तो वो जो चीज है वो किस टाइम पे क्या है, आप उसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। एसिडिटी का जैसे अपनों ने एग्जांपल लिया पहले। एसिडिटी में ठीक है वो मानसिक चिंता की वजह से, लेकिन मुझे उसका एसिड तो कंट्रोल करना होगा ना, उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ उसे कुछ हद तक तो देना होगा। बिल्कुल। उसके बाद उसको उस पे काम करना है, उसकी उस चीज पे, चाहे चाय छुड़वाना हो, चाहे उसका गुस्सा छुड़वाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो सेकेंडरी है। तो हर एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। और आयुर्वेद में ये नहीं हो सकता कि आप एक पर्टिकुलर चीज को लेके चल रहे हैं कि आपको एंटीबायोटिक देना ही देना है। एलोपैथी में जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं, वो भी ये करते हैं कि वो एंटीबायोटिक से परहेज करते हैं। और आप बाहर चले जाइए, इंडिया से बाहर एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता। आई थिंक कई कंट्रीज में तो बैन भी है, बिकॉज इट्स लाइक बहुत इमीडिएट इफेक्ट कर रहा है, बट आपको बहुत नुकसान बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत डैमेज कर रहा है। हम सुपर बग की तरफ जा रहे हैं पुनीश जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस होना शुरू हो गया। पेनिसिलिन काम नहीं करता। एग्जैक्टली। पेनिसिलिनेज बन गया, बॉडी यूज्ड टू हो गया एंटीबायोटिक्स के। मेरे गुरुजी अक्सर एक बात कहते थे कि एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, व्हिच इज अगेंस्ट द लाइफ, दैट इज एंटीबायोटिक। And how can you use that? वो अपने आप ही बता रहा है कि I'm against the life. I'm against the life. Against the trillions of bacteria, 70 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन के बीच में हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज हैं, हेल्दी भी हैं, अनहेल्दी भी हैं, कोई हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे नहीं हैं। तो सबको थोड़ी खत्म करना है। एंड हाउ अ केमिकल कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ गुड एंड बैड, वो नहीं कर सकता, उसके पास सेंस नहीं है सबको। तो वो जो चीज है वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है कि सबकी प्रिस्क्रिप्शन एक जैसी हो, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण से उस चीज को देखा है। कोई आम का पाचन करना चाह रहा है, कोई महाभूत के लेवल पे चिकित्सा करना चाह रहा है, कोई गुणांग उस पे चिकित्सा करना चाह रहा है। इसलिए वो मल्टीपल डायमेंशंस को देख रहा है और उसकी तरबियत, उसकी ट्रेनिंग किस तरह से हुई है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को आगे रख के उस चीज का ट्रीटमेंट कर रहा है। Makes sense. So like as a अगर मैं पेशेंट देखूँ, so like उसके लिए वो जज करना बेटर है कि like who is understanding कि यार मेरा रूट कॉज कितना बेटर है, and with full faith and hope he should go with that and results आएंगे, like sooner or later he will get a better results. Exactly, बिल्कुल सही। और लाइक आयुर्वेदा में लाइक देखा है लाइक मल्टीपल काइंड ऑफ आयुर्वेदा, जैसे केरला स्टाइल आयुर्वेदा, नॉर्थ इंडियन स्टाइल आयुर्वेदा। आई डोंट नो कि पहले भी ऐसा था या नहीं था, अब लाइक मॉडर्न आयुर्वेदा। सो लाइक
ये क्या मिथ है, लाइक बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम और ऑल दी सेम? देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग चीज़ें हैं। ओके। बेसिक जो आपकी डायलेक्ट है वो तो एक ही है ना, बेसिक्स तो एक ही हैं, अल्फाबेट सेम है। वात पित्त कफ पे काम करना है, करने का तरीका अलग क्यों हो गया है, उसके दो रीज़न हैं। जहाँ केरल की बात आती है ना, केरल की जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं उन पर सिद्धा मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ओके। ये माना जाता है कि कोई ऋषि हैं, अगस्त्य ऋषि, वो विंध्याचल के उस तरफ गए और वहाँ जाके उन्होंने इस चीज़ को नॉर्थ इंडिया से गए, वहाँ जाके प्रोपोगेट किया एंड ही डेवलप्ड द सिद्धा मेडिसिन। ओके। ओके। अब वो मलयालम तमिल का मिक्सचर है, दो लैंग्वेजेस में है, तो वहाँ पे जो काम हो रहा है उस पे सिद्धा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो लोकल ट्रेडिशनल जो मेडिसिन थी उन पे ज़्यादा ध्यान गया, तो उनका काम करने का तरीका अलग हो गया। नॉर्थ इंडिया का सिस्टम अलग रहा, और इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि जो लिटरेसी रेट की बात होती है ना केरल के साथ हमेशा, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है। ओके। मुझे खुशी होती है कहते हुए कि आयुर्वेद इज समथिंग विच वाज एडॉप्टेड बाय मोस्ट लिटरेट पीपल इन द इंडिया। एग्जैक्टली, दे हैव दैट फेथ इन दैट। ओके। और जहाँ पे अशिक्षा आई वहाँ पे तो भाई साहब मुझे काम पे जाना है, मुझे तो आज दवाई चाहिए, मेरी दवाई तो अभी काम करेगी, कल करेगी तो मैं नहीं करूँगा। वो काम अभी भी करेगी, आयुर्वेद वाली भी अभी तुरंत करेगी, लेकिन आप उसे कितने फेथ के साथ लेते हैं और कौन उसको दे रहा है। अगर आप किसी स्टोर पे जाके ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ ये चीज़ लेनी है और मैं ये कर दूंगा, तो वो नहीं काम करता है। डेफिनेटली। तो कोई अलग स्टाइल्स नहीं है। स्टाइल में जो मैंने कहा कि सिद्धा का इम्पैक्ट है केरल पे, उसका एक कारण रहा। दूसरा कारण ये रहा कि वो शिक्षा का अभाव और थोड़ा सा एक अंग्रेजियत को फॉलो करना हम लोगों में ज़्यादा है, नॉर्थ इंडियंस में। मुझे ऐसा लगता है हम उस तरफ ज़्यादा, क्योंकि मिक्स पैथी की बात करें, आप जैसे जैसे साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, महाराष्ट्र से नीचे जाना शुरू करेंगे, आपको कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन एलोपैथी यूज़ करता नहीं मिलेगा। ओके। ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस नॉर्थ इंडिया में बहुत कम रहे शुरू में, अब तो बहुत लोग कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ एक सिद्धांत है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा एंड एट एनी पॉइंट यू फील कि आपको एलोपैथी की मदद चाहिए, रेफर द पेशेंट इमीडिएटली। वो डिसीजन वही लेगा। बेशक मुझे पता है कि बीटा ब्लॉकर देना है, एंटासिड देना है या एंटीबायोटिक देना है, नहीं, दैट्स नॉट माय जॉब, दैट शुड बी डन बाय अ क्वालिफाइड फिजिशियन। एग्जैक्टली। ठीक है ना, वरना तो एक केमिस्ट भी दे सकता है मेरी तरह की सोच से तो वो दवाई। तो उसको रेफर कीजिए और उसे बताइए कि ये मेरे पास इसका समाधान नहीं है। आई थिंक वो ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, वो शास्त्र भी कहता है। पुनीत जी, मेरे हिसाब से आयुर्वेद इज द ओनली साइंस इन द वर्ल्ड जहां पे साध्य असाध्य की बात होती है, प्रोग्नोसिस की बात होती है। डायग्नोसिस से बड़ा हमारे लिए प्रोग्नोसिस है, वेदर वी कैन ट्रीट अ कंडीशन और नॉट। बुक टेल्स अस, आचार्य कहते हैं कि अगर आप किसी चीज का इलाज नहीं कर सकते हैं तो पेशेंट को ना बोलिए। इससे कुछ लोग हर्ट भी होते हैं, एग्जैक्टली, चिढ़ जाते हैं। चिढ़ किस लिए जाते हैं? आप उन्हें ये कहते हैं कि इस कंडीशन का कोई इलाज नहीं है, एंड ही इज लाइक तू पागल है, वो जज कर लेता है। वो तू पागल है, वो जज कर देता है। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ भाई, कहीं घूमा, यू विल हैव टू बेयर दिस थिंग, यू विल हैव टू स्टे विद दिस थिंग। अब किसी की बोन बढ़ी हुई है, बोन्स पर हो रहा है, अब ऐसी कौन सी मेडिसिन हो सकती है एक पर्टिकुलर बोन को जाके छोटा कर देगी, उसको स्क्रैप आउट कर देगी। तो वो जो मिसकंसेप्शन है वो फिर वो जजमेंट वाली बात पे आ गया। वो डायग्नोसिस मैंने किया मॉडर्न टूल लेके कि एक्सरे करा लिया, तो उसमें मुझे साध्यता असाध्यता तय करने में, प्रोग्नोसिस तय करने में मेरी मदद हो गई। डेफिनेटली आई डिडंट ट्रीट द पेशेंट। आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ. पेशेंट शुड देन आई थिंक तभी वो एक फेथ कर पाएगा। एग्जैक्टली, ही इज अवेयर ऑफ दैट ट्रुथ। और आप फेथ की बात करें ना, तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो पहली बार नाराज होके गए, 6 महीने बाद आए, कहते हैं आपने कही तो ठीक ही थी, अब समझ में आ रही है। आफ्टर गोइंग सो मेनी प्लेसेस, बिकॉज एवरीबडी केप्ट ऑन टेलिंग देम मैं कर दूंगा। देखिए मुझे क्या लगता है, दो चीजें होती हैं, ट्रुथ इज ऑलवेज प्लेजेंट एंड लाई इज ऑलवेज फैसिनेटिंग। एंड व्हाट वी वांट टू लिसन टुडे, हम लोग हेल्थ में जो सुनना चाहते हैं ना, हम झूठ सुनना चाहते हैं। वी वांट टू बी फैसिनेटेड कि आई एम ओके, आई एम परफेक्ट एंड दिस डॉक्टर इज अ मैजिशियन एंड ही विल क्योर द थिंग। नहीं, प्लेजेंट क्या है, वो बेशक आपको शुरू में थोड़ा कड़वा लगेगा, जैसे अपने हरित की हरड़ है, आप उसे खाएंगे वो आपको कसैली लगेगी, आप पानी पी लेंगे 2 मिनट बाद आपका मुंह मीठा हो जाएगा। सो मेडिसिन इज लाइक दैट एंड ट्रीटमेंट इज लाइक दैट, सो आर द डॉक्टर्स।
बिल्कुल। तो ये आई चीज़ थिंक ये चीज़ है काफ़ी, बिकॉज आई थिंक वो प्रिस्क्रिप्शन होना लाइक, बिकॉज आई थिंक ये एलोपैथी से ये ट्रेंड आ गया कि लोगों को लगता है दवाई लेते 2 घंटे में चीज़ ठीक हो जाती है। सो दे सेम एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम आयुर्वेदा एज वेल कि यार मैं कुछ लूँ और वो हाथों हाथ हो जाए। तो बट दे हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड हो। इट्स नॉट लाइक कि आप मेडिकल शॉप पे जाके वो लिया एंड देन यू आर ब्लेमिंग आयुर्वेदा इज नॉट वर्किंग। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट नीड्स टू बी लाइक, फिर लोगों को वो चीज़ समझनी पड़ेगी, जो आई थिंक आपने बताया कि साउथ साइड में बहुत अच्छा है लोगों को वो परसेप्शन। एक चीज़ देखिए ना, बीपी बढ़ा किसी का, एज अ साइंस स्टूडेंट व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक कोई पाइप है, डक्ट है, उसका ल्यूमेन है, आप उस ल्यूमेन में किसी प्रेशर को बिल्ड किया, अगर ये पाइप का ल्यूमेन इतना सा है तो प्रेशर ज़्यादा फील होगा। जैसे हम क्या करते हैं गाड़ी धोने के लिए या कुछ भी वॉश करने के लिए आगे से उसको पिचका देते हैं, बिल्कुल, सो दैट प्रेशर विल बी हाई। अब आपने क्या किया, उस चीज को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। जो आपकी बीपी की मेडिसिन हैं, जो ओपोइड्स हैं, जितनी भी मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं। वो स्मूथ मसल्स रिलैक्स हुई, ल्यूमेन इतना हो गया, अब वो प्रेशर तो उतना ही है ना, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है। हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं 2 घंटे में, जो एलोपैथी की मेडिसिन लेके जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, हम वो ट्रीटमेंट मशीन पे जो रीडिंग्स आ रही है उनका कर रहे हैं। एग्जैक्टली वी आर करेक्टिंग द रीडिंग्स ऑन द मशीन, नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है हमें कोई नहीं मतलब, वो मशीन पे वो बिल्कुल सही से एग्जैक्टली एक रीडिंग आ जाए। तो वो भी ट्रीटमेंट तो नहीं है। आपने जितनी देर लिया आपको अच्छा लगा, द मोमेंट इट वाज फ्लश्ड आउट बाय द बॉडी। अगर वो इतनी अच्छी चीज होती तो बॉडी उसे रखती ना। मेक सेंस। हाँ, किडनी से या किसी लीवर से क्यों निकालेगी उसे? एग्जैक्टली, इफ इट इज वर्किंग, इफ इट इज हेल्पिंग, तो उसने निकाल दिया उस केमिकल को, फिर आपको दोबारा जरूरत पड़ी, आपकी आर्टरीज फिर ये हो गई, फिर आपको ज्यादा डोज चाहिए, फिर ज्यादा डोज चाहिए, बॉडी यूज्ड टू होती जाएगी। तो वो भी ट्रीटमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। आप चीजों को देखिए, समझिए, डायग्नोस कीजिए, प्रोग्नोसिस तय कीजिए कि ये किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, फिर उसे कीजिए। Exactly, like you should be aware कि what is good for your body and not. Exactly. Got it. So like अभी like काफी न्यूज में भी आप देखोगे like काफी ट्रेंड कर रहा है कि like काफी जगह भी इंस्पेक्शंस हुए थे, जबकि काफी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में like मेटल्स और टॉक्सिन्स मिले हैं। So like क्या ये फर्स्टली तो या क्या ये ट्रूथ है या नहीं है, एंड इफ इट इज अ ट्रूथ देन कौन रिस्पॉन्सिबल है like इसके पीछे? रिस्पॉन्सिबल तो ग्रीड है। लोगों की ग्रीड है। और ग्रीड क्यों है, देखिए एज अ क्लिनिशियन है ना, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है आयुर्वेद में, जैसे आपने कहा कि 2 घंटे में हम काम नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। मशीन की रीडिंग को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है, कुछ लोग उस फेथ को बिल्ड करने के लिए एलोपैथी मेडिसिन का या किसी चीज का सहारा लेते हैं। वो गलत है। उन्हें लगता है कि उससे वो काउंसलिंग नहीं करना चाहते ना पेशेंट की, वो पेशेंट के साथ हैंड होल्डिंग नहीं करना चाहते, वो उसका रूट कॉज नहीं समझना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं गोली दे दी, आराम आ गया। तो वो गोली वाला कंसेप्ट कहाँ से आता है, जब आपको ग्रीड होती है कि ज़्यादा पैसे चाहिए या मुझे ज़्यादा भीड़ चाहिए, तो वहाँ आप इस तरह की हरकतें करते हैं। और जहाँ तक हैवी मेटल्स की बात है, सीरियसली उसमें बहुत बड़ा एक डिस्कशन चल रहा है। ट्विटर पे कुछ महाशय हैं, वो लगे भी हुए हैं बड़े भयंकर तौर पर कि आयुर्वेद की मेडिसिन से लीवर डैमेज हो गया या कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं। बेसिकली देखिए 2 चीजें हैं उसमें जो मेरी समझ कहती है, आई माइट बी रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, कि एक तो डोज में, उसकी ड्रग में और पॉइजन में फर्क होता है सिर्फ डोज का। आप किस डोज में उसको ले रहे हैं। मेक सेंस। अगर आप एलोपैथी की किसी चीज को कूट पीस कर आयुर्वेद में दे रहे हैं तो आप उसकी डोज को अनरेगुलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आप अगर नहीं कर सकते आप उसे एलोपैथी में भेज दीजिए, डोज भी वही डिसाइड करेगा, बिकॉज ही विल बी द करेक्ट पर्सन टू डिसाइड दैट थिंग। अब यहाँ क्या हो रहा है कि नहीं, मुझे भेजना नहीं है क्योंकि मेरी ग्रीड बड़ी है, मेरा लालच बहुत बड़ा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब आप जैसे मरकरी की बात आती है या आयरन की या किसी भी चीज की, भस्मास की बहुत बात आती है इसमें कि भस्म किडनी को फेल कर देंगे। तो मेरे हिसाब से 3-4 बड़ी कंपनियां रोजाना 2-3 किलो के आसपास मरकरी बेच देती होंगी। इतना प्रिस्क्राइब हो जाता होगा आयुर्वेद के सेंटर्स से जो ऑथेंटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन तो फिर वैसे ही कंट्रोल हो जानी चाहिए थी आयुर्वेद से। नहीं, बिल्कुल। सो मेनी पीपल वुड हैव डाइड। एग्जैक्टली। वो तो नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ना। तो अब वहां पे क्या है, एक तो आप किस डोज में दे रहे हैं, और आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब भी हम लोग मेटल्स या हैवी मेटल्स या मरकरी को यूज करते हैं तो हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, उसको बॉडी के लिए पैलेटेबल बनाते हैं, और किस डोज में देना है ये डिसाइड करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मरकरी के बारे में ये था
कि मरकरी की 6 वैलेंसीज होती हैं। 6 वैलेंसीज में से सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन 4 को कवर कर पाई। एंड टू सरप्राइज यू, मरकरी वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉडर्न मेडिसिन। उसको एंटीबायोटिक के तौर पे यूज किया, लेकिन क्योंकि वो उसको प्रॉपरली ह्यूमन बॉडी के लायक नहीं बना पाए इसलिए उसने साइड इफेक्ट किए, इसलिए उसे बैन किया गया। बिल्कुल। हम उसे कर पाए, हम उसकी 6 वैलेंसीज को फुलफिल कर पाए, दैट इज द रीजन वो कोई नुकसान नहीं कर रहा है। और फिर यहाँ आती है बात डोज की भी, कि आप किस डोज में किस पेशेंट को क्या दे रहे हैं। तो अगर वो डिस्क्रिमिनेशन है तो वो होना चाहिए। और जहां तक इसको कंट्रोल करने की बात है तो वो तो लॉ ऑफ लैंड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही तय करना है कि किस तरह से उसका पनिशमेंट हो, क्योंकि आप किसी चीज को अगर लागू करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पनिश समवन हु आर डूइंग द माल प्रैक्टिसेस ऑफ एनी साइंस। इट माइट बी एनीथिंग। स्ट्रिक्ट लॉज रूल्स बनने चाहिए जो लाइक हु रेगुलेट्स की एक फेयर चीज मार्केट में आए। आप एक चीज देखिए ना, अभी थोड़े दिन पहले ही जयपुर के न्यूज़पेपर्स में न्यूज में था कि पैरासिटामोल में 750 में से 250 mg मिला। हाँ, तो वो साइंस दोषी नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली, बट इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ द साइंस, इट इज फॉल्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग दिस इन अ ग्रीड, कि मेरे लालच के वशीभूत मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे उतनी चीज ना देनी पड़े और मैं पैसा उससे ज्यादा ले, ये चीज है। गॉट इट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस हैवी मेटल्स, ये एक टैबू है। और ये जितनी एबोरिजिनल साइंस होती हैं, आप कमी निकालना बहुत आसान है, और वो भी बिना पढ़े, बिना उसे समझे। जब आप उसके साथ 20 साल गुजार चुके हैं ना, तब आप उसको समझ में आता है कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या लिमिटेशन है, क्या नहीं है। तो हमें उनका ध्यान रखते हुए करना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। Makes sense. So like, but जैसे आपने बताया कि I agree with you. Like, people are now literate, people are aware, but still जैसे tier 2 and tier 3 cities में still like people are not that much educated. So for them, how they can like trust कि यार if this Ayurvedic doctor, if this practitioner is good for me, or like how he can like have that credibility, have that faith in that doctor. Like what are the criteria he can just look into कि यार if this is a perfect guy for this. Actually इसका आंसर तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, डोंट जज योर डॉक्टर। लेकिन जो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो एजुकेशन होना चाहिए। पुनीत जी, जो सबसे बड़ी समस्या है कि आप है ना आयुर्वेद के नाम पे दवाई कोई भी दे सकता है, एक पंसारी भी दे सकता है, परचून वाला भी दे सकता है। और एक मैं अगर सोशल मीडिया पे मेरे ठीक ठाक से फॉलोवर हैं तो मैं सुबह उठ के आपको ये बता सकता हूँ कि आज आपको सुबह दिन की शुरुआत किससे करनी है, ठीक है ना। बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। हमें ये चीज समझनी होगी कि देखिए, आप किसी चीज को जनरलाइज कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं। इसके बारे में ना मेरे जो धारणा रही, हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हर 52 कोस पर, यानी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स पे आपकी भाषा, पानी और आपका खाना बदल जाता है। तो पूरे देश के लिए एक खाना कैसे है? जो वैल्यू बेस्ड ट्रेडिशंस हैं हमारी, वो बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आप कढ़ी का एग्जांपल लीजिए। कढ़ी जो बेसन और दही से बनती है, आप पंजाब में जाते हैं वो गाढ़ी होती है, उसमें ऊपर से कुछ नहीं है, प्याज लहसुन के अलावा कुछ भी बहुत ज्यादा टेंट्रम्स नहीं है। वंस यू डिसेंड डाउन टू बीकानेर और सम दिस रीजन, आपको वो थोड़ी सी पतली हो जाती है और उसमें कड़ी पत्ता और ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। वंस यू गो टू द जैसलमेर, वो बिल्कुल पानी जैसी हो जाती है। वी कॉल इट खाटा, ठीक है। द मोमेंट इट एंटर्ड इन द गुजरात, वो मीठी हो गई यार। और साउथ इंडिया तक जाते जाते वो रसम बन गई, उसमें से बेसन और दही दोनों निकाल लिया हमने। सो दैट इज हाउ द ट्रेडिशंस वर्क। तो आप जज करना चाहते हैं कि कौन सही डॉक्टर है, पहली तो चीज है उसकी एजुकेशन करेक्ट होनी चाहिए, और वो किसी टेंट्रम का डॉक्टर ना हो। जैसे कोई व्यक्ति है, वो एक नी हैमर आता है टू चेक द रिफ्लेक्सेस, उसको मार के रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं पैर पे या कोहनी पे, कहीं पे भी, कि रिफ्लेक्सेस कैसे आ रहे हैं। वो उसको नी गैप चेक करने के लिए मारता है, और लोग विश्वास कर रहे हैं। तो इतनी कॉमन सेंस तो हमें होनी चाहिए ना, कि कोई कुछ कह रहा है। जैसे आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि मेरे गैस चढ़ गई है, उसकी दवाई बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद में कहीं भी इस चीज का कोई वर्णन है कि गैस चढ़ गई तो सिर में दर्द हो गया। सिर दर्द का कारण ढूंढिए भाई, गैस की गोली मत खाइए। तो वो गलतियां नहीं हो। आप किसी के पास भी जा रहे हैं, वो अगर क्वालिफाइड है एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, ही शुड यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन। अगर कोई आपको एक्सरसाइज करा रहा है फिजियोथेरेपी की,
आयुर्वेद डॉक्टर के नाम पे, तो आपके साथ चीट कर रहा है, तो देन यू शुड विजिट द फिजियोथेरेपिस्ट, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है ना। आप उसकी एजुकेशन देखिए, और मुझे लगता है कि जज करने से ज्यादा ना आपकी इनर जो वॉइस है वो आपको बता देती है कि सूनर और लेटर। हाँ, कोई क्लेम कर रहा है, जो मैंने पहले कहा कि लाइज आर ऑलवेज फैसिनेटिंग। अगर फैसिनेट करना चाह रहा है ना तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एज ए चिकित्सक आप एज ए टीचर ढूंढना चाहिए आपको कि जो थोड़ा सा सख्त हो। यस मैन नहीं हो सकता, सर मैं गोलगप्पे खा लूं, खा ले, सर मैं समोसे खा लूं, खा ले, नहीं। He should be telling you नहीं, ये चीज नहीं खानी है, नहीं करना है, या ये चीज ही करनी है। That authority comes with the knowledge. That knowledge, exactly. When you have belief कि यार this will work. Exactly. तो वो चीज उसको जज करना बहुत आसान है कि यार ठीक है, आपकी इनर सेंस क्या कह रही है, इनर वॉइस क्या कह रही है, और दूसरा उसकी अथॉरिटी कैसी है, हाउ ही इज टेलिंग यू समथिंग, और उसको किसी बीमारी का पता भी है या नहीं। क्योंकि अपने यहाँ तो ये है, नस का ब्लॉक होना मतलब हमें ये भी नहीं पता आर्टरी, वेन या नर्व में किसकी बात कर रहा है। ब्लड फ्लो की बात कर रहा है, पैर सो गया कि ब्लड फ्लो बंद हो गया, पैर सो गया मतलब न्यूरल प्रॉब्लम है भाई, ब्लड फ्लो का कोई लेना देना नहीं है। तो इतना तो हमें कॉमन सेंस होना चाहिए। देखिए, हेल्थ एजुकेशन बहुत जरूरी है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि आप क्या है कह रहे हैं। सो लाइक हाँ, नहीं, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। एंड बट लाइक जो हमने मोस्टली देखा है आयुर्वेद में, लाइक पीपल आर वेरी मच लाइक नाउ अ डेज की आयुर्वेदिक के, बिकॉज ना ऑर्गेनिक लोग जाना चाह रहे हैं, बहुत आयुर्वेदिक ट्रीटमेट्स ले रहे हैं लोग, एंड पीपल आर गेटिंग बेटर एज वेल इन नॉर्मल प्रॉब्लम्स। बट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट सम सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी हो गया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, और कैंसर्स, सो इसमें लाइक हाउ आयुर्वेदा कैन हेल्प, और आर देयर एनी क्लियर गाइडलाइंस कि regarding those serious problems like that people can trust, क्योंकि आयुर्वेदा can help them in these cures as well or not? Okay. बेसिकली पुनीश जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है हमारे देश का कि हम बीमार होकर इलाज ढूंढना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मुझे हार्ट की डिजीज हो जाए और फिर मैं इलाज ढूंढूं। आयुर्वेदा इज मोर पोटेंट इन प्रिवेंशन। आप उसे रोक ही दो ना, आप कैंसर होने ही ना दो। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिशनल खाना खाइए, मतलब अगर आप, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं गंगानगर से आता हूँ, ओके, और गंगानगर में मैंने कभी दाल बाटी नहीं देखी, हमारे यहाँ नहीं होती, क्योंकि है विद इन द राजस्थान। हाँ, वही। अब आप सीकर जाएंगे तो भी आपको दाल बाटी नहीं मिलेगी। द मोमेंट यू क्रॉस जयपुर एंड गो टुवर्ड्स द कोटा, अबंडेंटली मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी ना। बिल्कुल। तो उसका कारण क्या है? वो जो कड़ी वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, आपके ट्रेडिशनल डाइट्स, जो वैल्यू बेस्ड ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो करना। और वो चीज क्या करती है, वो एपिजेनेटिक्स तय करती है। ओके। एपिजेनेटिक्स क्या है? एक तो है जेनेटिक कि मुझे ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक है एपिजेनेटिक्स कि मैं उसको जीन को एटमॉस्फेयर कैसा दे रहा हूं, द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर आई एम प्रोवाइडिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उसके जीन्स में म्यूटेट करके उस बीमारी को करने की क्षमता कितनी हो जाएगी। इसका बहुत सिंपल सा इलाज है, आयुर्वेद छोड़िए, आप अपनी परंपरा का निर्वाह कर लीजिए। ओके। मेरे एक फ्रेंड है, डायबिटीज हुई तो ही सॉ सम एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट कि डायबिटीज का रिवर्सल प्रोग्राम है, एंड समबडी इज चार्जिंग 50,000 और समथिंग लाइक दैट। ही विजिटेड दैट प्लेस एंड स्टेड ओवर देयर। ही केम टू मी एंड ही कम्स फ्रॉम अ जैन फैमिली। वो मुझे आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मजा आ गया यार। He told me such wonderful things कि शाम को मैं अब 5 बजे बाद खाना नहीं खाता हूँ, मैंने आलू कम कर दिया, मैंने ये कम कर दिया। He kept on telling the same story for 5 minutes. तो मैंने उसको लास्ट में कहा, मैंने कहा भाई यार कमाल है, आप ये जैन हो ये पता करने के लिए 50,000 दे के आए। If you had followed the same wisdom given by your family values, exactly, तो आप बीमार ही नहीं होते। उसने भी वही चीज तो बताई ना। बिल्कुल। क्या नया बता दिया? If somebody is writing you a book, make your bed. Exactly. ठीक है ना? और हम ये कहते हैं वाओ व्हाट अ बुक। पिताजी कहते कहते थक गए यार कि अपना बिस्तर सही कर लिया करो। हाँ। तो वो चीज हमें कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। Exactly. उसी तरह जब ट्रीटमेंट की बात आती है ना, चाहे कैंसर हो या कोई और बीमारियां हो, जैसे हाइपरटेंशन तो मैं उस चीज में नहीं रखूंगा, हाइपरटेंशन या कार्डियक डिजीज, लेकिन कैंसर की जहां तक बात है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बहुत कुछ समझना बाकी है। और क्या ये प्रॉपरली बीमारी है भी या नहीं भी, या बॉडी के सिस्टम के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करता हूं, तो मैं उस बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा,
लेकिन बाकी जो कंडीशंस आपने कही उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट अवेलेबल है ओके और प्रॉपरली क्योर हो सकता है व्यक्ति। और जैसे मैंने कहा, होने ही ना दें यार, बिल्कुल वो एग्जैक्ट ज्यादा इजी है ना। इफ योर फैमिली हैज अ हिस्ट्री ऑफ किडनी फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, आप तुरंत किसी अपने आसपास के आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलिए और आप उनसे कंसल्ट कीजिए कि मेरी फैमिली में ये दुर्घटना घटी है, अब दोबारा ना घटे उसके लिए क्या करूं मैं। मेक सेंस। दे कैन गाइड यू वेल, और उससे आप 10 लोग भी तो बच रहे हैं ना। हाँ, आई थिंक जेनेटिक प्रॉब्लम्स को ये बहुत इजीली अपन क्योर कर सकते हैं। जब अपने को पता है कि जेनेटिक्स है, आपको सूनर और लेटर वो चीज आएगी, वो चीज आनी है, तो उसको कंट्रोल करना क्यों नहीं चाहिए हमें। एग्जैक्टली। हम क्यों ढूंढना चाह रहे हैं कि एक गोली बनेगी आयुर्वेद में जिसको लेके हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अरे भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में ऐसी कुछ चीजें हैं जो रोजाना करते रहोगे तो शुगर होगी ही नहीं। हाँ, सही बात। गोली क्यों खानी है। इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आप एलोपैथी से आयुर्वेद पे स्विच मत होइए, आप अपने लाइफस्टाइल को स्विच कीजिए वेस्टर्न से इंडियन पे, ये जहां के भी आप हैं, अब ओरिजिनल जो आपका सिस्टम है उस पे कीजिए स्विच। दैट मेक्स सम सेंस। आप किस चीज को करना चाह रहे हैं, जो हो नहीं सकती बस वही चाहिए मुझे, वही चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेद में कोई लिमिटेशन है इस तरह की कंडीशंस में। बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कैंसर पे, मैं नहीं करता हूं तो मैं उस बारे में इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छी इंसाइट आपने शेयर करी, बिकॉज ये मैंने भी काफ़ी ऑब्जर्व करा है, लाइक इवन माय फ्रेंड्स वगैरह, कि जब वो दूसरी सिटी मूव करता है स्पेशली फॉर वर्क, सो लाइक कंप्लीटली उनके डाइट चेंज हो रहा है, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, एंड लाइक मल्टीपल बॉडीज में इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक दे आर हैविंग माइग्रेन, दे आर हैविंग लाइक बॉडी में मतलब एसिडिटी होने लग गई, माइग्रेन होने लग गया, सो बॉडी फ्लश आउट अच्छे से नहीं हो पा रही। सो लाइक आप उनके लिए कुछ अगर रिकमेंड कर सको, लाइक द पर्सन, बिकॉज this age like 25 to 35 they are going to move to another city for work, so how they can maintain their health, like what they can do to stay themselves healthy, because फिर उनको सब कुछ चेंज हो रहा है एंड उनकी मजबूरी है वो शिफ्ट होना, इट्स नॉट लाइक वो विलिंगली जा रहे हैं। सो व्हाट वी कैन डू, सिंपल सी चीज है जो मुझे समझ में आता है। 3 कमांडमेंट्स मानता हूं मैं। इट शुड बी, योर डाइट शुड बी ट्रेडिशनल, रीजनल एंड सीजनल। ओके, ट्रेडिशन तो हो, लेकिन कहाँ की ट्रेडिशन, एग्जैक्टली उस रीजन की ट्रेडिशन हो, द वे the people they are moving doing there. Okay, If you are in Bangalore, you need to shift to dosa and idli. okay, Okay. If you are in Pune, you need to shift to the Pune food. wonderful. Okay, you Okay. cannot stick to that. Exactly. You cannot carry your food in, na? Exactly. If you are traveling, you can carry yourself only as a human being. और इसमें उसका कारण क्या है, उस रीजन का कारण क्या है, वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, उन लोगों ने बहुत कुछ चीजें देख के वो खाना डिवाइस किया है। गुजरात में मीठा क्यों है, क्योंकि वहाँ नमक का प्रभाव बहुत ज्यादा है। Okay. सॉल्ट का प्रभाव था, उसको नलीफाई करने के लिए इफ समबडी इज शिफ्टिंग टू अहमदाबाद, ही शुड शिफ्ट टू Their diet. देयर डाइट। दैट विल हेल्प। वो चना ज्यादा खाते हैं वो लोग, आपके और मेरे से ज्यादा चना खाते हैं, सुबह से शाम तक चने पे हैं, बेसन पे हैं। अब हम नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा रीजन, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं। अलग जैसलमेर में वो चीज नहीं हो सकती जो जयपुर में हो सकती है। हो सकती है। आपका फोना एंड फ्लोरा दोनों बदलते हैं ना, एनिमल्स भी बदलते हैं, फ्लोरा भी बदलता है। Exactly. तो फ्लोरा क्या है, नेचर डिसाइड करती है ना वहां पे क्या चीज हो रही है, तो उसे अगर फॉलो करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे पुनिश। एंड आई थिंक ये काफी अच्छी चीज है, बिकॉज लाइक पीपल रिजिड है इसके अगेंस्ट। क्या मैं राजस्थानी हूं तो मेरे को राजस्थान फूड की बिकॉज यूज्ड टू है, सो वो फिर वो चेंज नहीं कर पाते वहां जाके, लाइक दे आर स्टिल हैविंग सेम डाइट एग्जैक्टली, एंड सूनर और लेटर दे स्टार्ट फेसिंग द इश्यूज। और एक चीज और भी है ना, हम लोगों ने, हम कैरी क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट बर्ड्स की मेमोरी कैरी कर रहे हैं बस, रिक्वायरमेंट तो कैरी नहीं कर रहे ना। एग्जैक्टली, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मी, टेस्ट है। हाँ, अब एक बच्चा वहां पैदा हुआ मारवाड़ी परिवार का और वो शुरू से वही चीज खा रहा है, उसको यहाँ ले आइए वो ये नहीं खा पाएगा। तो दिस इज ट्रेनिंग ऑफ द टेस्ट बर्ड्स। और तीसरी चीज, सॉरी वो मिस कर गया मैं, सीजनल है। अब आप ये देख लीजिए, कोई भी सब्जी आप किसी भी सीजन में ले ले, दैट इज रॉन्ग, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आपको सीजन का पता ही नहीं है। नई पीढ़ी को, जो मेरे से छोटे होने वाली पीढ़ी, उनको पता ही नहीं है कि गाजर कब होती है। उन्हें लगता है कि आज गाजर खाने का मन है तो आज गाजर खाएंगे, ठीक है। और रीजनल में एक चीज और हो जाती है, इफ समथिंग इज ग्रोन इन इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड लाइक कीवी, यू नीड नॉट दैट फ्रूट इन इंडिया। आप अपने यहाँ का फ्रूट खाइए ना। आपने उसे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, उसे भी केमिकली और जेनेटिकली चेंज किया है ना आपने। आपका बेर इतना सा होता था, अब बेर इतना सा होने लगा, उसे एप्पल बेर बोलने लग गए।
सो व्हाट इज गोइंग ऑन? हम लोग, मुझे क्या लगता है, हम लोग बीमारी खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा पे करके हम लोग बीमारी खरीद रहे हैं। कि हमें लगता है कि इफ आई एम पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज फूड कैन नॉट बी ए मोनेटाइज्ड थिंग। एग्जैक्टली, फूड शुड नॉट बी मोनेटाइज्ड इन दैट वे। बेसिक नेसेसिटी है सर्वाइवल की। मोनेटाइज करने का मतलब ये नहीं है कि उससे पैसे नहीं कमाने। इफ समबडी इज गिविंग इट टू यू, उसके चार्ज होने चाहिए, गिव एंड टेक के। लेकिन उसको मोनेटाइज करने का मतलब ये उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा बनाने की एक नई तकनीक बनाना। और हम लोग खाने को किस तरह ले रहे हैं? लग्जरी ले रहे हैं। Food is not a necessity now, right now. Food is a luxury. Exactly. If you are eating something very lavish and very expensive, they think, okay, you are a good person, yeah. Exactly. Lifestyle का part हो गया। हाँ, वो lifestyle का part हो गया ना। Exactly. That shouldn't It's not a necessity now, a lifestyle. Because it is going inside skin, ना? Exactly. It is a necessity. It's a necessity. वो यज्ञ की तरह बताया है आयुर्वेद ने उसे। कि जैसे आप आहुति देते हैं ना, यज्ञ करते हैं, ये वैसा है। Makes sense. ठीक है ना? तो आप किसी का प्राण आहुति ले रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, जीव हो, आप आहुति तो ले रहे हैं ना। और वो नेसेसिटी के लिए ले रहे हैं, जिंदा रहने के लिए। जो हंटर्स थे, आपके और मेरे एंसेस्टर्स, वो क्यों करते थे हंटिंग? टू सर्वाइव। टू सर्वाइव। आज हंटिंग क्यों हो रही है? टू मेक मनी एंड टू लुक कि भाई मैं थोड़ा सा ज्यादा रिच हूँ। एग्जैक्टली। तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक जो आजकल स्पेशली यूथ है, उसको ये चीज़ रखने की दिमाग में बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ यू कम बैक टू द टॉपिक ऑफ आयुर्वेदा, सो लाइक आयुर्वेदा जैसे आपने देखा कि बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, लाइक एक टाइम तक चलता है। सो लाइक फॉर अ पेशेंट, हाउ लाइक ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कैन जज कि वेदर इट्स अ रेड फ्लैग कि ओके नो दिस इज नॉट वर्किंग, लाइक व्हाट इज द करेक्ट टाइम और व्हाट इज द करेक्ट थिंग लाइक ही शुड फील हिमसेल्फ क्या इफ दिस इज वर्किंग और नॉट? मैं दोनों तरफ के लिए जवाब दे देता हूँ फिर से कि आप अगर हाइपरटेंसिव हैं और आप बीपी के लिए गोली खा रहे हैं लगातार, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी डोज बढ़ती जा रही है और बीपी की वैल्यूज डोज, उसका मेडिसिन का इम्पैक्ट खत्म होती वहीं आ रही है, तो ये रेड फ्लैग है। ओके, ये तो एलोपैथी की बात हुई। आप बेशक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपके सिम्टम्स एग्रेवेट करते जा रहे हैं, वो कोई भी पैथी हो, इसमें कोई पैथी का रोल नहीं है, वो किसी भी पैथी में हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो आप उसमें 6 महीने 2 महीने भी मत लगाइए। आपको ये निर्णय लेना चाहिए कि मुझे कुछ और करना है। आई नीड टू लुक एट अदर थिंग्स ऑल्सो, कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज समथिंग यू कैन नॉट बाय इट, एग्जैक्टली, यू विल हैव टू अर्न इट। और अर्निंग के लिए थोड़ा बहुत चरेवेती वाला सिद्धांत है कि आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा। आप एक जगह बंध के उससे इलाज नहीं ले पाते। तो रेड फ्लैग यही है कि जहां पे आपको ये लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है और आपके सिम्टम्स एग्रेवेट होते जा रहे हैं और आपका एक होता है ना, अंदर से ये आता है कि नहीं, आई एम नॉट ऑन अ राइट पाथ, तो आपको वो चीज छोड़नी चाहिए। तो इतना सा है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। आपकी टेस्ट वैल्यूज कैसी हैं वो बाद की बात आती है, लेकिन आप फील ही अच्छा नहीं कर रहे हो मेडिसिन के साथ। आप कोई दवाई पेन के लिए खा रहे हैं, आप डिजीनेस फील कर रहे हैं, आप स्लीपी फील कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, देन यू शुड स्टॉप इट इमीडिएटली। एग्जैक्टली, एंड लुक फॉर अदर थिंग्स। एग्जैक्टली, इट माइट बी आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, एनीथिंग। इसमें कोई लाइन नहीं है पैथी का। Exactly, like whatever the root cause you feel you have, you should consult to that particular expert. Exactly. I think that's, and like आजकल बहुत सारे like Ayurvedic doctors we have seen like who are using allopathy medicines for the treatments somewhere. So like according to like what are your takes on it? Like why they are doing it, or like it's important, or like it's देखिए, वो इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं कि हम दोनों तरफ की मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा दिमाग जो कहता है कि इंटीग्रेशन इज लाइक अ मैरिज। उसमें एक आइडेंटिटी खत्म होनी चाहिए। फिर आइडेंटिटी तो खत्म हो नहीं पा रही है। आप एक पेन किलर यूज कर रहे हैं और साथ में योगराज गुगुल यूज कर रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। और जैसे मैंने पहले कहा पुनीश जी आपको कि आप जब भी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो ट्रीटमेंट में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसके एक्सपर्ट हैं या नहीं। एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसको तुरंत रेफर करूंगा कि ही नीड्स सम हेल्प फ्रॉम अदर्स। इवन फिजियोथेरेपी में अगर उसे कुछ रिहेबिलिटेटिव चाहिए तो वी शुड रेफर हिम। एग्जैक्टली, एंड टू टेल हिम कि हाँ ठीक है। और इवन आयुर्वेद में भी इस तरह के क्रॉस रेफरेंसेस हैं मेरे पास कि ठीक है, जो चीज मैं नहीं करता हूँ कोई सामने वाला कर रहा है, exactly, आई विल रेफर हिम टू दैट पर्सन। तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय कि किसी 2 पैथीज को मिक्स करके, बिकॉज इट इज नॉट लाइक दुकानदारी।
एग्जैक्टली, इट्स नॉट लाइक यहाँ कुछ बेचना ही है। हाँ, बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन है। एग्जैक्टली, और प्रोफेशन और बिजनेस में एथिक्स का फर्क है। एथिक्स का लोग उसको भूल जाते हैं थोड़ा सा, उसे बिजनेस बनाना चाहते हैं। जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, हाँ, प्योर बिजनेस के तौर पे आ रहे हैं। तो आपको एथिक्स से तो तौबा करनी पड़ेगी ना फिर। एग्जैक्टली, इफ यू वांट टू, हाँ एग्जैक्टली, फिर माइंड ही आपका फिर स्केल, इन्वेस्टर को पैसे देने भाई। एग्जैक्टली, दैट इज समथिंग व्हिच इज डेंजरस फॉर द हेल्थ सेक्टर राइट नाउ। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर अनवांटेड सर्जरी करते हैं, फिर अनवांटेड प्रोसीजर्स करते हैं, कुछ भी, वो आयुर्वेद में भी हो सकते हैं वो लोग, वो अनवांटेड चीजें करते हैं टू मेक मनी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज यू नीड टू मेक योर इन्वेस्टर्स हैप्पी। एग्जैक्टली, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, because you are dealing with someone's life. Exactly. So that basic morals and ethics, I think, must important. if somebody is handing over himself or herself to you, That responsibility is very huge. जैसे हम पंचकर्म में गर्म ऑयल्स का यूज करते हैं, अगर मैं आपकी या किसी की भी पीठ पे गर्म तेल डालूंगा तो आप खुश थोड़ी होंगे। बट इफ ही और शी इज कमिंग टू मी एंड वन इज Have that ऑफरिंग belief, कि भाई आप करो जो करना, मुझे इससे बाहर निकालो, वो फेथ और होप का मिक्सचर होगा, तब भी वो कामयाब होगा। वो बिजनेस नहीं बनना चाहिए, That should never be in that direction. वो डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। I think, thank you so much Pradeep ji for joining. I think it was really great insights that you have shared today. Like जो लोगों में I think जो myths और misconceptions थे आयुर्वेदा को लेके, वो definitely after they have seen this video वो काफी हद तक वो चीज़ sort out होगी. So once again thank you so much for taking out time and sharing your valuable experience and insights. Thank you, with us. Punish. Thank you. It was nice talking to you. Thank you so much for joining.